हेलो एवरीवन, मैं खुमेश साहू सर आप सभी का स्वागत करता हूं रीजनिंग के इस क्लास में। दोस्तों, आज हम रीजनिंग के अंदर एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है वेन डायग्राम। काफी महत्वपूर्ण चैप्टर है दोस्तों। अगर आप डिफरेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं लाइक एसएससी, रेलवे, व्यापम, तो ये रीजनिंग की सीरीज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं दोस्तों। तो आप स्टार्टिंग से लेक्चर्स फॉलो करें, डे बाय डे आप देखेंगे प्लेलिस्ट बनते जा रहा है टॉपिक वाइज। रीजनिंग के सारे टॉपिक को मैं यूट्यूब में प्रोवाइड करूंगा एक बेहतरीन अंदाज में, तो आप भी उसी बेहतरीन अंदाज में फॉलो करें। एक बेहतर अप्रोच के साथ, एक स्मार्टनेस अप्रोच के साथ मैं आपको रीजनिंग के सवालों को अटैक करना सिखा रहा हूं दोस्तों, चैप्टर वाइज। ठीक है, तो आप प्लेलिस्ट को जरूर फॉलो करें। प्लेलिस्ट टॉपिक वाइज बना हुआ है दोस्तों। और हम अगर कहें तो आपके अपकमिंग अभी एग्जाम है अमीन पटवारी, जो सीजी व्यापम के द्वारा कंडक्ट किया जाएगा 7 दिसंबर को। ठीक है, इसके अलावा एसएससी जेईई, आरआरबी जेईई, ठीक है ना। तो ये सब में रीजनिंग का काफी अच्छा खासा वेटेज है दोस्तों। तो आप अगर तैयारी कर रहे हैं इन एग्जाम्स के, तो बिल्कुल आप रीजनिंग की सीरीज को फॉलो करें, या फिर अपकमिंग एग्जाम्स का जो आप तैयारी करने की चाहत रखे हैं उसके लिए भी आप रीजनिंग की सीरीज को फॉलो कर सकते हैं। चैनल पे नए होने से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, और ज्यादा से ज्यादा लोगों में आप शेयर कर दीजिएगा जिससे कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को कनेक्ट कर सके। ठीक है ना। तो हमने कहा जी वेन डायग्राम क्या होता है, सबसे पहले हम इसके बारे में चर्चा करें। व्हाट इज द वेन डायग्राम? हिंदी में हम इसको वेन आरेख के नाम से जानते हैं दोस्तों। ठीक है, तो एक्चुअली एक ब्रिटिश गणितज्ञ थे जिनके नाम पर यह वेन डायग्राम पड़ा हुआ है। ठीक है, तो हमने कहा जी ब्रिटिश गणितज्ञ जॉन वेन ने समूहों को दर्शाने के लिए डायग्राम्स का इस्तेमाल किया, इसलिए ऐसे डायग्राम को हम क्या बोलते हैं? वेन डायग्राम कहते हैं दोस्तों, जिसको हम वेन आरेख के नाम से जानेंगे। बाकी और भी थ्योरी पोर्शन है दोस्तों, आप रीड कर लीजिएगा। ठीक है, क्लास नोट्स पीडीएफ में आपको अवेलेबल करा देता हूं हमारे टेलीग्राम चैनल में। टेलीग्राम चैनल का नाम है मैथ्स एकेडमी बाय खुमेश सर, सर्च करके ज्वाइन कर लीजिएगा, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है, डायरेक्टली वहां से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये सारे क्लास नोट्स पीडीएफ आपको अवेलेबल करा दिया जाता है क्लास के बाद। ठीक है ना। तो हमने कहा जी वेन डायग्राम्स के अंदर हम बेसिकली 3 वैरायटी के सवालों का डिस्कशन करेंगे जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही हम बात करेंगे। तो हमने कहा जी पहला वैरायटी का जो सवाल होगा इसको हम रिलेशन कहेंगे, दूसरा वैरायटी का जो सवाल होगा उसको हम परसेंट कहेंगे। ठीक है, और साथ के साथ तीसरा वैरायटी का जो सवाल होगा उसको हम कहेंगे एनालिसिस। हम सारे सवालों को टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 कैटेगरी में इस तरह से डिवाइड करते हुए बिल्कुल लेवल वाइज सवालों का कलेक्शन आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। ठीक है, तो थोड़ा सा हम इसके बेसिक्स को समझेंगे कि वेन डायग्राम के अंदर, ठीक है, रिलेशन वाला जो टाइप होता है ये क्या होता है, परसेंटेज वाला जो टाइप होता है, एनालिसिस वाला टाइप होता है, इसको थोड़ा सा हम बेसिक से समझते हैं। उसके बाद फिर हम सवालों की तरफ अप्रोच करेंगे। जैसे कि मैंने कहा जी रिलेशन टाइप का जो सवाल होगा वेन डायग्राम से रिलेटेड, ठीक है, वो कुछ इस तरह से होंगे। जैसे कि हमने कहा जी इस टाइप के प्रश्न में हमें कुछ शब्द दिए रहते हैं जिनके बीच संबंध ज्ञात करके हमें वेन डायग्राम की पहचान करनी पड़ती है। ठीक है, जैसे कि हमारे पास शब्द दिए गए हैं दोस्तों, मनुष्य, महिला, पुरुष। ठीक है, ऐसे कुछ शब्द दिए गए हैं जिनके बीच हमको रिलेशन बताना है। ठीक है, एक डायग्राम के माध्यम से, और उस डायग्राम को हम क्या बोलेंगे? वेन डायग्राम कहेंगे। ठीक, तो देखिए हम रिलेशन कैसे बिठाएंगे, ध्यान से सुनिएगा। बड़ा आसान है दोस्तों, एक बार समझ गए तो मैं तो बोलता हूं आगे आपको पढ़ाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, लेकिन प्रैक्टिस पर्पज से आप वीडियो लेक्चर जरूर फॉलो करिएगा, लेकिन थोड़ा समझने की तो जरूरत पड़ेगा ना। मैंने कहा कि यहां पे जो महिला है, ठीक है, और ये जो पुरुष है, क्या ये दोनों मनुष्य की कैटेगरी में आते हैं? क्या आते हैं ना। तो अगर मैं कहूं दोस्तों कि ये एक घर है, ठीक है, जिसमें मनुष्य रहते, ये एक घर है जिसमें मनुष्य रहते, मतलब इसमें महिला भी हो सकते हैं, पुरुष भी हो सकते हैं, दो ही तरह के तो लोग होंगे नहीं। तो ये एक घर है जिसमें मैं बोल रहा हूं मनुष्य रहते हैं, ठीक है, जिसमें कुछ महिला है तो कुछ पुरुष है, यही कहेंगे कि नहीं। तो इसका जो वेन डायग्राम होगा ये कुछ इस तरह से होगा, और ये जो डायग्राम है ये रिलेशन को बता रहा है मनुष्य, महिला और पुरुष के बीच। समझ पा रहे हैं क्या बात? ठीक है,
तो हमने किस तरह से इसको ड्रॉ किया दोस्तों, इस वेन डायग्राम को, मनुष्य महिला पुरुष के लिए सही वेन आरेख जो हमने बनाए हैं, इसमें मनुष्य के एक बड़े वृत्त के अंदर महिला और पुरुष के दो अलग अलग है ना गैर अतिव्यापी वृत्त होंगे। ठीक है, दो अलग अलग हमने गैर अतिव्यापी वृत्त बनाए हैं, मतलब ये बड़े वाले वृत्त के अंदर जो छोटा वाला वृत्त बना हुआ है दोस्तों, इसको हम बोलेंगे गैर अतिव्यापी वृत्त, मतलब एक दूसरे को टच नहीं कर रहा है। ठीक है, मतलब ये बिल्कुल अलग अलग है, ये दोनों अलग अलग है दोस्तों, अलग अलग है ना। एक को हम महिला बोल रहे हैं, एक को हम क्या बोल रहे हैं, पुरुष बोल रहे हैं, नहीं, और ये दोनों मनुष्य के कैटेगरी में होंगे। ठीक, तो हमने कहा जी दोनों ही मनुष्य की श्रेणियां हैं, चाहे हम महिला की बात करें, चाहे हम महिला की बात करें, चाहे हम पुरुष की बात करें, दोनों ही मनुष्य के कैटेगरी में आएंगे, लेकिन वे एक दूसरे से बिल्कुल अलग होंगे, नहीं। तो एक बड़ा वृत्त जो हमने बनाया है दोस्तों, ये वाला, ठीक है ना, ये उन दोनों वृत्तों को समाहित करता है, महिला और पुरुष को समाहित करता है मनुष्य, यही बात है। तो दिस इज कॉल्ड वेन डायग्राम, दिस इज कॉल्ड वेन डायग्राम, ठीक है ना। चलिए, तो ऐसे हम बहुत सारे ऐसे सवाल भी करेंगे दोस्तों, ठीक है ना, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि हाँ भाई वेन डायग्राम के माध्यम से इस तरह से हम रिलेशन को शो करते हैं, समूह को बताते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये महिला समूह है, ये पुरुष समूह है, जो कि मनुष्य के कैटेगरी में आता है, ऐसे। ठीक है, तो समूहों को दर्शाने के लिए हमने क्या बोला था जी, हमारे पास जो ब्रिटिश गणितज्ञ थे जॉन वेन, इसका नाम क्या था, जॉन वेन, इन्होंने बताया कि समूहों को दर्शाना है तो एक डायग्राम्स का आप इस्तेमाल करेंगे, और वही डायग्राम क्या कहलाएगा दोस्तों, तो वेन डायग्राम कहलाएगा। तो एक मोटा मोटा आपको समझ आ गया कि वेन डायग्राम का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो हमने रिलेशन टाइप के सवाल देखे। ठीक, वैसे ही हमने कहा जी परसेंट। ठीक है, तो परसेंट के आधार पे ये जो वेन डायग्राम के सवाल होंगे कुछ इस तरह से होंगे, जैसे हम एग्जांपल से इसको समझेंगे दोस्तों। ठीक, हमने कहा जी एक कक्षा में 60% बच्चे हैं जिसको गणित पसंद है, ठीक है, 45% बच्चे हैं जिसको विज्ञान पसंद है, और साथ के साथ 25% ऐसे बच्चे हैं जिसको गणित और विज्ञान दोनों पसंद है। तो ऐसे कितने प्रतिशत बच्चे हैं ये आपको बतानी है जिन्हें कम से कम एक विषय पसंद है, कम से कम एक विषय पसंद है। इसका मतलब समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वेन डायग्राम के सवालों को सॉल्व करते समय शब्दों पे ध्यान अगर आप नहीं लगाए तो आपका आंसर गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, कम से कम एक का मतलब एक होना जरूरी है, एक से ज्यादा होगा तो भी चलेगा, समझ रहे हैं क्या। इसका मतलब कम से कम एक विषय पसंद करने वाले बच्चे अगर हमको काउंट करना है तो एक विषय पसंद करने वाले बच्चे से लेकर एक से ज्यादा विषय पसंद करने वाले बच्चे भी काउंट होगा। खोपड़ी में बैठ गई इस बात, ठीक है। मैंने कहा जी इस सवाल को हम वेन डायग्राम की मदद से सॉल्व करेंगे। तो हमने कहा कि यहां पे 60% बच्चे, 45% बच्चे और ये 25% बच्चे ऐसे हैं अलग अलग विषय पढ़ने वाले। तो इसको आप सर्कल के माध्यम से बता सकते हैं, ट्रायंगल के माध्यम से बता सकते हैं, रेक्टेंगल के माध्यम से बता सकते हैं। ठीक है, एक घर ही तो बनाना है, ठीक, जिसमें अलग अलग कैटेगरी के बच्चों को आपको बिठाना है, उसमें यही बात है। तो मैंने कहा जी मैंने एक घर बनाया सर्कल के आकार का, ये देखो, और इसमें ऐसे बच्चे बैठे हुए हैं, ऐसे बच्चे बैठे हुए दोस्तों जो गणित पसंद करते हैं, जिसको मैंने कहा ऐसे 60% बच्चे। तो ये सर्कल 60% बच्चों को बता रहा है जो गणित पसंद करते हैं, गणित पसंद करते हैं। हालांकि ये विज्ञान भी पसंद कर रहे होंगे कुछ बच्चे, इसमें से कुछ बच्चे हालांकि विज्ञान भी पसंद करते होंगे, लेकिन हमने बताया कि ये गणित पसंद करने वाले 60% बच्चे इस घर में मौजूद है। ठीक है ना। अच्छा, फिर उसके बाद विज्ञान पसंद करने वाले बच्चे के बारे में भी बोला गया है, तो इसके लिए भी एक घर बना दिया हमने, इसके लिए भी हमने एक घर बना दिया। ठीक है, तो इस घर में ऐसे बच्चे हैं जो विज्ञान पसंद करते हैं,
ठीक है, और ऐसे बच्चे 45% है। ठीक है, तो मैंने कहा जी इस घर की जो एरिया है इसको परसेंट में हम मापे तो 45%, ये वाले घर की जो एरिया है इसको परसेंट में मापे तो 60%। ठीक है ना, बहुत बढ़िया। अब यहां पे अगर आप ध्यान से देखेंगे दोस्तों तो 3 एरिया दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये P, ये Q और ये R दिखाई दे रहा है क्या? ठीक है जी, तो हमने कहा दोस्तों ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है ये कॉमन एरिया है क्या? मतलब इस एरिया में बैठे हुए लोग जिसको मैं R बोल रहा हूं ये विज्ञान के अंदर भी है, गणित के अंदर भी है कि नहीं? हाँ सर, बात तो सही है। तो R वाले जो स्टूडेंट है वो गणित को भी पसंद कर रहे होंगे, विज्ञान को भी पसंद कर रहे होंगे। अग्री करेंगे कि नहीं करेंगे? हाँ सर, बात तो सही है। तो हम यहां पे बोल सकते हैं दोस्तों ऐसे बच्चे कितने हैं? तो आपने कहा ऐसे बच्चे ना सर 25% है। ऐसे बच्चे 25% है जो गणित प्लस विज्ञान दोनों पसंद कर रहे हैं, यही बोलेंगे कि नहीं? तो अब अगर मैं कहूं दोस्तों ये जो P है ये कहां पे बैठा हुआ है? ये उस घर में बैठा हुआ है जहां गणित पढ़ने वाले बच्चे हैं। मतलब ये P कैटेगरी में या फिर P वाले एरिया में, P वाला एरिया ये है। ठीक है, अलग कलर से हाईलाइट करता हूं मैं, एकदम आराम आराम से समझेंगे। ये जो P वाला एरिया है, ठीक है ना, ये जो P वाला एरिया है इस एरिया में बैठे हुए लोगों को मैंने P कहा है। तो ये सिर्फ और सिर्फ गणित पढ़ रहे होंगे क्या? तो ऐसे कितने प्रतिशत? आपने कहा 35%। आपने कहा 35%। सर 35% कैसे बोल दिया? अरे ये टोटल जो घर की एरिया है 60%, जिसमें से इतने वाला जो एरिया है 25%। हटा दो तो सिर्फ इतना वाला P वाला एरिया नहीं मिल जाएगा? हाँ जी, बात तो सही है, यही कहेंगे। ठीक है, फिर हमने कहा जी यहां जो Q है, Q कैटेगरी के जो बच्चे हैं ये इस वाले एरिया में बैठे हुए हैं क्या? कौन सा वाला एरिया? इस वाले एरिया में बैठे हुए हैं। और ये एरिया क्या बताएगा? सर ये बताएगा सिर्फ विज्ञान पढ़ने वाले बच्चे हैं, क्योंकि विज्ञान वाले घर बैठा है ना ये क्यों। ठीक है, अच्छा तो ऐसे कितने प्रतिशत? तो आप बोलेंगे ये विज्ञान पढ़ने वाले ऐसे बच्चों के लिए जो घर है इसकी टोटल एरिया 45%, इसमें से 25 तो ये कॉमन एरिया में आ गया। ठीक है, तो यहां पे कितना बचा? क्यों वाले जो स्टूडेंट है, आप बोलेंगे 45 माइनस 25, 20%। आप कहेंगे 20%, 20%। ठीक है, तो यही बात यहां पे लिखी हुई देखो, P बराबर 35% है जो केवल गणित के छात्रों को दर्शाता है, R बराबर 25% जो गणित और विज्ञान दोनों के छात्रों को दर्शा रहा है। हमने कहा जी Q बराबर 20% जो केवल विज्ञान के छात्रों को दर्शाता है, केवल विज्ञान के छात्रों को। ठीक है ना, तो सवाल पूछ रहा है ऐसे कितने प्रतिशत बच्चे हैं जिन्हें कम से कम एक विषय पसंद है? कम से कम एक का मतलब एक को भी काउंट करेंगे, एक से ज्यादा भी होंगे वो भी काउंट किया जाएगा। ठीक है, तो कम से कम एक पसंद होने वाले में हमने कहा जी गणित पसंद करने, सिर्फ गणित पसंद करने वाले लोग 35%, सिर्फ विज्ञान पसंद करने वाले लोग 20%। ठीक है, तो हमने कहा जी दोनों पसंद करने वाले लोग, तो आप बोलेंगे 25%, तीनों को ऐड कर देंगे तो आपने कहा 35, 20 और ये 25, तो 60, 20, 80%। यही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा। ठीक है, कम से कम एक विषय पसंद करने वाले जो लोग हैं वो 80%। अब इसी सवाल में मान लो जाए आपको ये बोल दिया जाता कि ऐसे कितने प्रतिशत बच्चे हैं जिन्हें सिर्फ एक सब्जेक्ट पसंद है, सिर्फ और सिर्फ एक सब्जेक्ट पसंद है, तो आप बोलेंगे
सिर्फ मैथ्स पसंद करने वाले लोग 35%, ठीक है। सिर्फ साइंस पसंद करने वाले लोग 20% ऐड कर देंगे। सिर्फ वाला है ये, सिर्फ एक सब्जेक्ट ऐसा वाला, तो आपने कहा जी सर ये 55% हो जाएगा, ये 55% हो जाएगा, समझ गए। तो ये 55% क्या बता रहा है, सिर्फ एक सब्जेक्ट, ठीक है, सिर्फ एक सब्जेक्ट पसंद करने वाले बच्चों की संख्या है 55%, और ये ऑप्शन में भी दिया हुआ है। तो ये मिस्टेक कर सकते हैं दोस्तों, सिर्फ का मतलब अलग है, कम से कम बोलते हैं तो उसका मतलब अलग है। समझ रहे हैं क्या बात, ठीक है जी। तो आप बोल देंगे, मान लो सर यहां पे हमको बोला जाता कम से कम 2 विषय पसंद करने वाले बच्चे कितने प्रतिशत हैं, तो आप बोलते सर 2 तो होगा ही होगा, 2 से ज्यादा भी हो सकता है, चलेगा। तो वैसे भी यहां पे 2 सब्जेक्ट से ज्यादा है ही नहीं, 2 सब्जेक्ट पसंद करने वाले लोग 25%, तो यही बस काउंट होता, 25% आंसर हो जाता। समझ रहे हैं क्या बात, ठीक है सर, बढ़िया। अब ये हो गया परसेंट वाला। तो जैसे कि आप ना मैथ्स में पढ़ते हैं परसेंटेज, तो परसेंटेज के ऐसे कुछ सवाल होते हैं जिसको हम वेन डायग्राम की मदद से सॉल्व करते हैं दोस्तों। इज दैट क्लियर, ठीक है। अगला जो टाइप है वो है एनालिसिस, ठीक है। टाइप ऑफ वेन डायग्राम बात करें तो थर्ड वाला जो है वो है एनालिसिस। इसको भी हम सवाल के माध्यम से, एग्जांपल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों, ठीक है। ये बिल्कुल जैसे हम परसेंट वाला देखे थे ना, वैसे ही चाहिए, ठीक। यहां पे वेन डायग्राम दिया हुआ है और इस वेन डायग्राम के बारे में ये पूरा का पूरा बता दिया है। यदि गणित के छात्रों को ए द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, गणित के छात्रों को ए द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, रसायन के छात्रों को बी द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, दिख रहा है क्या। साथ के साथ भौतिक के छात्रों को सी द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, दिख रहा है सर, एकदम बरोबर तरीके से दिख रहा है। तथा इसे निम्न संयुक्त आरेख द्वारा प्रदर्शित किया जाए, जैसे कि यह है संयुक्त आरेख, मतलब एक वेन आरेख है, ठीक है। तो छायांकित भाग दिख रहा है, छायांकित भाग ये छायांकित भाग है, ये जो छायांकित भाग है, ठीक है, उन छात्रों को प्रदर्शित करेगा। किन छात्रों को प्रदर्शित करेगा, ये सवाल अगर मैं आपसे कहूं तो ये जो छायांकित भाग है, शैडो वाला जो एरिया है, ये किसको प्रदर्शित करेगा, ऐसा मेरा आपसे सवाल है। तो आप क्या बोलेंगे, हम देखेंगे कि यहां पे जो छात्र बैठे हुए हैं, ठीक है, वो कहां पे बैठे हुए, किस एरिया पे बैठे हुए हैं, तो आप बोलेंगे सर ये वो एरिया है जो भौतिक वाला भी है, गणित वाला भी है और रसायन वाला भी है। हाँ कि ना, देखो ना, भौतिक वाले घर में भी है ये, रसायन वाले घर में भी है, गणित वाले घर में भी है। हाँ कि ना, बढ़िया। तो ये जो छायांकित भाग है ये उन छात्रों को प्रदर्शित करेगा जो गणित, रसायन और साथ के साथ भौतिक तीनों विषय पढ़ते हैं, ऐसे, ठीक है। जो आदमी जिस घर में बैठा हुआ है वो आदमी उसी कैटेगरी का बन जाएगा, यही बात है। तो यहां पे बैठे हुए जो लोग हैं ये भौतिक वाले कैटेगरी में भी है, गणित वाले कैटेगरी में भी है, रसायन वाले कैटेगरी में भी है, इसलिए उसको तीनों विषय पसंद है, ऐसे लोग हैं यहाँ पे, ये जो छायांकित भाग। इज दैट क्लियर, ठीक है। तो अगर हम कहें दोस्तों, अगर हम आपसे पूछें कि ये जो P वाला एरिया है, P वाला एरिया मतलब समझ पा रहे हैं, मैंने कहा जी ये जो P वाला एरिया है ये यहां से लेके यहां तक, ठीक है, इसमें किस तरह के छात्र होंगे, तो आप बोलेंगे सर ये भौतिक वाले कैटेगरी में भी है, गणित वाले कैटेगरी में भी है, यही कहेंगे कि नहीं। तो आपने कहा जी P केवल गणित और भौतिक के छात्रों को दर्शाता है, समझिए बात। अगर मैं कहता हूं R, तो R केवल रसायन और भौतिक के छात्रों को दर्शाता है ना। R की बात करें तो ये रसायन वाले में भी है और ये भौतिक वाले में भी है, इस तरह से।
जो आदमी जिस घर में बैठा है वो उसी कैटेगरी का बन जाएगा। यही बात है ना एकदम। क्यों केवल क्या बताएगा, तो क्यों कहां पे है, यहां पे। तो क्यों गणित वाले कैटेगरी में भी है, रसायन वाले कैटेगरी में भी है। तो क्यों केवल गणित और रसायन के छात्रों को दर्शाता है। मैंने कहा जी इस छायांकित भाग में कोई रामलाल नाम का लड़का बैठा हुआ है, ये वाले छायांकित भाग में, तो बताएंगे उसको क्या पसंद है। आप बोलेंगे गणित भी पसंद, भौतिक भी पसंद, रसायन भी पसंद। गजब। तो इस तरह से हमने वेन डायग्राम के 3 टाइप देखे, ठीक है ना, एनालिसिस, परसेंट, एक है रिलेशन, ठीक है। मैंने कहा जी चलिए अब हम बहुत सारे सवालों का डिस्कशन करेंगे, बिल्कुल टाइप वाइज लेवल वाइज हम सवालों का कलेक्शन रखे हैं। वेन डायग्राम पर आधारित टाइप 1 कैटेगरी का सवाल एमसीक्यूज करेंगे बहुत सारे से। चलिए ये है आपका पहला सवाल स्क्रीन में। हमने कहा जी यहां पे कुछ शब्द लिखे गए हैं, गैर संचारी रोग जिसको हम बोलेंगे नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस, मोतियाबिंद इसको हम बोलेंगे कैटरेक्ट, ठीक है। हमने कहा जी मधुमेह इसको हम बोलेंगे डायबिटीज, खसरा इसको हम बोलेंगे मेसल्स, इस तरह से। तो ये है रिलेशन काइंड ऑफ है ना ये। अरे कुछ शब्द दिए गए हैं, अब आपको यहां पे ऑप्शंस में वेन डायग्राम बताया गया है, करेक्ट वेन डायग्राम क्या होगा पता करके बतानी है। यही बात है कि नहीं। तो जो आदमी जिस घर में बैठेगा वो उस कैटेगरी का बन जाएगा। तो हमने कहा जी यहां पे जैसे कि गैर संचारी रोग का मतलब समझिए आप। संचारी रोग मतलब छूने से जो बीमारी फैलता है, ठीक है, टच करने से जो बीमारी फैलता है उसको हम बोलते हैं संचारी रोग। और गैर संचारी रोग मतलब किसी के संपर्क में हम आ रहे हैं, उसको छू रहे हैं तो बीमारी नहीं फैलता, एक से दूसरा में ट्रांसफर नहीं होता, ऐसे बीमारी को हम बोलते हैं गैर संचारी रोग, ठीक है। तो हमने कहा जी ये एक घर है जिसमें गैर संचारी लोग, नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस वाले लोग रहते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब इस घर में ऐसे लोग रहेंगे क्या, ठीक, जिसको बीमारी तो होगा लेकिन वो गैर संचारी बीमारी होगा। तो हमने कहा जी जैसे मोतियाबिंद, ठीक है ना, मोतियाबिंद क्या ये छूने से या फिर हम संपर्क में आते हैं तो एक से दूसरे में ट्रांसफर होता है, नहीं। तो ये है गैर संचारी रोग वाले, ठीक है, मोतियाबिंद वाले। हमने कहा जी जो मधुमेह होता है, डायबिटीज होता है, क्या ये संपर्क में आने से होता है, नहीं। तो ये भी क्या होगा, गैर संचारी रोग में आएगा, ठीक है। अच्छा लेकिन अगर मैं कहता हूं खसरा जिसको मेसल्स बोलते हैं, सर ये जो खसरा है ना ये संक्रामक रोग होता है, ठीक है, मतलब संपर्क में आने से ट्रांसफर होता है, ये ऐसा बीमारी है भाई साहब, तो इसको हम अलग से रखेंगे, अलग से ऐसा, ठीक है। मतलब ये संचारी रोग को बताएगा, ये क्या बताएगा, संचारी रोग को बताएगा, संचारी रोग को बताएगा ये वाला, तो इसको हम अलग से ले गए। गैर संचारी वाले जो कैटेगरी था इसको बाहर कर दिए, समझ पा रहे क्या। अब यहां पे जो 2 सर्कल है मोतियाबिंद और मधुमेह, ठीक, हालांकि ये गैर संचारी रोग है इसके अंदर में आया, लेकिन ये अलग अलग है क्या, ऐसे टच कर रहे एक दूसरे को, क्यों नहीं कर रहा है टच, वो इसलिए टच नहीं कर रहा है दोस्तों क्योंकि मोतियाबिंद अलग बीमारी है, मधुमेह अलग बीमारी है, और कैटेगरी क्या है, नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस, गैर संचारी रोग। और यहां पे जो खसरा है ये तो भाई कम्युनिकेबल डिसीजेस में आता है, संचारी रोग में आता है, इसलिए हम उसको बाहर कर दिए। तो बताएंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। तो आपने कहा जी बी फॉर बॉम्बे, बी फॉर बॉम्बे, गजब। चलिए अगला सवाल, मानव शिक्षक क्लर्क चपरासी, ह्यूमन टीचर क्लर्क प्यून, ऐसे कुछ शब्द दिए गए हैं दोस्तों, आपस में आपको संबंध देखना है, उसके बाद करेक्ट वेन डायग्राम क्या हो सकता है उस हिसाब से आप करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। थोड़ा दिमाग लगाएंगे, आप वीडियो पॉज करें, उसके बाद फिर वीडियो आगे कंटिन्यू करिएगा, मैं सॉल्व करने जा रहा हूं, ठीक है ना। तो हमने कहा जी यहां पे शिक्षक है
क्लर्क है, चपरासी है, ये सभी के सभी मानव के कैटेगरी में आएंगे क्या? हाँ जी, बात तो सही है, ये सभी के सभी मानव के कैटेगरी में आएंगे। इसका मतलब अगर मैं एक बड़ा सा सर्कल बनाता हूं, ठीक है, एक बड़ा सा घर बना दिया, अब उस घर के अंदर कैसे कैसे लोग समाहित होंगे, तो जो उस कैटेगरी में आता है, तो मैंने कहा जी ये मानव है, तो शिक्षक भी तो मानव है, क्लर्क भी मानव है, चपरासी भी मानव है, ठीक है। तो हम 3 अलग अलग सर्कल इसके अंदर समाहित कर सकते हैं जो शिक्षक, क्लर्क, चपरासी को ऐसे दर्शाएं। लेकिन क्या इसके अंदर हम 3 सर्कल को समाहित करेंगे वो एक दूसरे को आपस में टच कर रहे होंगे या फिर एक दूसरे को क्रॉस कर रहे होंगे? तो वो एक दूसरे को क्रॉस तभी करेंगे या टच तभी करेंगे जब ये आपस में रिलेटेड होगा। तो हमने कहा ये शिक्षक, क्लर्क, चपरासी सभी मानव के कैटेगरी में तो आएंगे, लेकिन अलग अलग पोस्ट के लोग हैं भाई साहब, ठीक है। हमने कहा जी एक चपरासी का काम करने वाला आदमी चपरासी का ही काम करेगा, क्लर्क का काम कैसे कर पाएगा? मतलब वो अलग पोस्ट का आदमी है, ठीक है। वैसे शिक्षक भी अलग पोस्ट का आदमी है। तो हमने कहा ये है तो तीनों मानव, तो मैंने कहा मानव के अंदर शिक्षक आएंगे, कुछ लोग शिक्षक है ना, कुछ मानव क्लर्क है, तो कुछ मानव चपरासी है, ऐसा, ठीक है। तो इस हिसाब से आप करेक्ट ऑप्शन की तरफ अप्रोच कर सकते हैं। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट, ठीक है। अगला सवाल स्क्रीन में हमने कहा जी भाई, भतीजा, चाचा, ब्रदर, नेफ्यू, अंकल, ठीक है, ऐसे कुछ शब्द दिए गए, आपस में रिलेशन देखिए और करेक्ट ऑप्शन की तरफ अप्रोच करें, ठीक है। तो आप कहेंगे जी अगर मैं तीनों के लिए अलग अलग सर्कल बनाऊं, ठीक है, तो यहां पे ना अगर मैं भाई की बात करता हूं, जैसे मैं किसी का भाई हूं तो किसी का भतीजा भी हो सकता हूं, हाँ जी, मैं किसी का चाचा भी हो सकता हूं, मतलब भाई, भतीजा, चाचा, ठीक है, ये रिलेटेड है, ये रिलेटेड है। अगर मैंने कहा जी ये भाई है, ठीक है, तो ये जो भाई है किसी का भतीजा हो सकता है, ठीक है, किसी का भतीजा हो सकता है, और ये जो भतीजा है ये किसी का चाचा हो सकता है, और ये जो चाचा है ये किसी का भाई हो सकता है। मतलब ये तीनों एक दूसरे से रिलेटेड है दोस्तों, ठीक है। आप खुद अपने आप को यहां पे रखिए और फील करिए कि आप क्या क्या ऐसे हो सकते हैं या इस तरह के संबंध आप फॉलो कर पाएंगे कि नहीं, ठीक है। तो आपको समझ में आ जाएगा। हमने कहा जी तो करेक्ट वेन डायग्राम होना चाहिए, बी फॉर बॉम्बे, ठीक है, बढ़िया। अगला सवाल स्क्रीन में, ठीक, कुछ शब्द दिए गए हैं, डॉक्टर, राजनेता, पुरुष, ठीक है ना, डॉक्टर, पॉलिटिशियन और मेन, इस तरह की बात हो रही है। तो हमने कहा कि सर ये जो राजनेता है और ये जो डॉक्टर है, अगर मैं कहूं क्या ये पुरुष की कैटेगरी में आएगा? हाँ जी। क्या ये भी पुरुष की कैटेगरी में आएगा? हाँ बिल्कुल। अगर मैं तीनों में संबंध देखना चाहूं तो आप ऐसा मत बोलना सर महिला भी तो होते हैं राजनेता, महिला भी तो होते हैं डॉक्टर, ठीक है। तो यहां महिला नहीं बोला गया है, पुरुष बोला गया है। तो मैं कह रहा हूं अगर ये पुरुष एक कैटेगरी है, पुरुष एक कैटेगरी है, ठीक है, जैसे कि ये है पुरुष, तो पुरुष राजनेता हो सकता है। हाँ जी, पुरुष राजनेता हो सकता है। सभी के सभी पुरुष राजनेता होगा क्या? नहीं। तो मैंने कहा पुरुष में कुछ राजनेता हो सकते हैं। हाँ जी। और उसी तरह मैंने कहा जी जो राजनेता है ये डॉक्टर हो सकते हैं। अरे आजकल कई डॉक्टर लोग राजनेता का काम करते हैं, पॉलिटिशियन का काम करते हैं, ठीक है। और कुछ डॉक्टर पुरुष भी हो सकते हैं। यही बात है क्या? ऐसे ही कहेंगे हम लोग। तो इस तरह से अगर आप रिलेशन दिखाना चाहें यहां पे जो करेक्ट वेन डायग्राम को बताएगा, बी फॉर बॉम्बे, समझ पाए क्या? तो ये जस्ट लाइक भाई, भतीजा, चाचा, इस तरह के रिलेशन में आ रहा है दोस्तों। पुरुष राजनेता हो सकता है, डॉक्टर भी हो सकता है, राजनेता डॉक्टर भी हो सकता है, पुरुष भी हो सकता है, ठीक है जी। ठीक उसी तरह एक जो डॉक्टर है ये पुरुष भी हो सकता है, राजनेता भी हो सकता है, हालांकि महिला भी हो सकता है, लेकिन महिला के बारे में बात नहीं हुई है, ठीक है। तो हम महिला का जिक्र नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, ओके। चलिए अगला सवाल, स्तनधारी पशु जिराफ
ऐसे 3 शब्द दिए गए हैं, इसमें आपस में रिलेशन बिठाना है आपको, और ये 4 ऑप्शंस में से कौन सा करेक्ट वेन डायग्राम हो सकता है इसके बारे में आपको आंसर करना है, ठीक है ना। तो हमने कहा जी जैसे कि ये जो जिराफ है, क्या ये पशु हो सकते हैं? हाँ भाई, तो मैंने कहा ये पशु वाला कैटेगरी है ना, तो इसके अंदर जिराफ को मैं रख सकता हूं क्योंकि जिराफ तो पशु है। नहीं, अब देखिए क्या ये जो पशु है ये स्तनधारी हो सकते हैं? हाँ भाई बिल्कुल। तो अगर मैं दिए गए ऑप्शंस के हिसाब से, ठीक है, दिए गए ऑप्शंस के हिसाब से मैं इस तरह से बात करना चाहूं तो कर पाएंगे क्या? आप चेक करके देखिए। हमने कहा जी ये बड़ा वाला जो सर्कल है स्तनधारी को बता रहा है, ठीक है ना, और इसके जस्ट अंदर में जो सर्कल है ये पशु को बता रहा है, बढ़िया, और इसके अंदर में ये जो सर्कल है सबसे छोटा वाला सर्कल ये जिराफ को बता रहा है। मतलब स्तनधारी के अंदर पशु है तो पशु स्तनधारी हो सकते हैं। हाँ बिल्कुल, मैंने कहा जी पशु के अंदर हम जिराफ को रखे हैं, इसका मतलब जिराफ पशु के कैटेगरी में है और पशु स्तनधारी की कैटेगरी में है, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा हमारा सी फॉर चाइना, ठीक है। चलिए अगले टाइप के सवाल की तरफ हम अप्रोच करने जा रहे हैं दोस्तों, वेन डायग्राम पे आधारित, ठीक है, न्यू फ्लेवर के सवाल। और न्यू फ्लेवर के सवाल कुछ इस तरह से होंगे, आप रिलेट कर पाएंगे। जैसे मैंने कहा जी ये एक सवाल है जिसमें ये वेन डायग्राम दिए हुए हैं, अब इस वेन डायग्राम को आपको ऑप्शन के हिसाब से फिट बिठाना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऐसा इससे पहले क्या था कि आपको चारों ऑप्शन में 4 अलग अलग वेन डायग्राम दिए रहते थे और कुछ शब्द दिए रहते थे जिसको रिलेट करके करेक्ट वेन डायग्राम बताना था। यहां पे एक ही वेन डायग्राम दिया रहेगा, टाइप 2 कैटेगरी के सवाल में एक ही वेन डायग्राम दिया रहेगा और 4 ऑप्शंस में कुछ ऐसे शब्द दिए हैं, इसको रिलेट करके बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, राइट। हमने कहा जी प्रश्न में दिया गया वेन आरेख ये वाला निम्नलिखित में से किस विकल्प में दी गई वस्तुओं के बीच संबंध को दर्शाता है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, वीडियो चाहे तो आप पॉज कर लीजिएगा, मैं सॉल्व करने जा रहा हूं, फिर आगे आप कंटिन्यू कर लीजिएगा। हमने कहा जी जैसे फर्नीचर, कुर्सियां, मेज, नहीं, तो अगर ये बड़ा वाला सर्कल फर्नीचर को बता रहा है तो इसके अंदर क्या सारे के सारे मेज आ जाएंगे? यस। सारे के सारे कुर्सियां आ जाएंगी? यस। तो इसके लिए करेक्ट वेन डायग्राम ऐसा होना चाहिए, लेकिन हमारे पास जो वेन डायग्राम है ये तो कुछ इस तरह से है। ऑप्शन ए हटा दिया, ठीक है। हमने कहा जी जैसे पृथ्वी, ग्रह, बृहस्पति, तो पृथ्वी ग्रह है, बृहस्पति भी ग्रह है, ठीक है। तो एक बड़ा वाला सर्कल ग्रह को बता रहा है, तो हमने कहा कि जो पृथ्वी है ये ग्रह के अंदर आ जाएगा और बृहस्पति भी ग्रह के अंदर आ जाएगा, तो इसके लिए भी यही वाला वेन डायग्राम बनना चाहिए, लेकिन हमको इस वेन डायग्राम के हिसाब से फिट बिठाना है शब्दों को जो ऑप्शन में दिया गया उस हिसाब से, नहीं, ठीक। उसी तरह खेल, क्रिकेट, टेनिस, ठीक है। तो हमने कहा जी खेल है ना, क्या टेनिस एक खेल है? क्रिकेट भी एक खेल है, तो मैंने कहा ये बड़ा वाला सर्कल खेल को बता रहा है, तो क्रिकेट ये भी एक खेल है, टेनिस भी एक खेल है भाई साहब, इसके लिए भी यही वेन डायग्राम आएगा। तो हमको हमारे वेन डायग्राम के हिसाब से जाना है, तो डी फॉर दिल्ली, एक ही ऑप्शन बच रहा है, सेब, फल और सब्जियां, ठीक है। हमने कहा हाँ, जैसे कि मैंने कहा जी ये फल को बता रहा है, ये बड़ा वाला सर्कल फल को बता रहा है, ठीक है। तो फल के अंदर अगर मैं कहूं सेब आ सकते हैं, हाँ जी सेब आ सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों आपस में रिलेट हुआ। लेकिन मैंने कहा जी सब्जियां, तो ये सब्जियां बोल देंगे क्या इसको, क्योंकि सब्जियां और फल तो डिफरेंट ना, इसलिए इस बेचारे को अलग से हमने बिठा दिया इधर, यही बात है। चलिए वर्गों के उस समुच्चय का चयन करें जिसके बीच का संबंध निम्नलिखित वेन आरेख द्वारा सर्वोत्तम रूप से दर्शाया गया है। याद करिए उस पल को, अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था भाई, भतीजा, चाचा, मतलब इसी तरह के वेन डायग्राम को रिलेट करता था क्या वो, ठीक है। मतलब यहां पे 3 कैटेगरी के लोग रहेंगे जो तीनों को आपस में रिलेट करेगा, ऐसे वाले आपको समुच्चय को ढूंढना है दोस्तों ऑप्शन के हिसाब से, ठीक है। जैसे यहां पे करेक्ट
आंसर होना चाहिए ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन सी। और बाकी क्यों नहीं हो सकते उस पर भी हम चर्चा कर लेंगे। हमने कहा जी, हमने कहा कि ये वाला जो सर्कल है ये डॉक्टर को बता रहा है, ठीक है, ये वाला सर्कल। ठीक उसी तरह हमने कहा जैसे कि ये पिता को बता रहा है, और ये वाला जो सर्कल है ये भाई को बता रहा है। क्या ये तीनों के तीनों एक दूसरे को रिलेट कर रहा है? हमने कहा जी किसी का भाई किसी न किसी पिता हो सकता है, यस, डॉक्टर भी तो हो सकता है ना, कोई डॉक्टर है ये किसी न किसी पिता हो सकता है, भाई भी हो सकता है, ठीक है। हमने कहा कि मैं अगर पिता हूं तो मैं डॉक्टर भी तो हो सकता हूं, भाई भी हो सकता हूं, तो तीनों को रिलेट कर रहा है, ऐसे वाले ये वेन डायग्राम है, ठीक है। तो आप ऐसे बहुत सारे अलग अलग फ्लेवर के सवालों का प्रैक्टिस करेंगे तो इस तरह का जो थॉट प्रोसेस है वो बेहतरीन अंदाज में बिल्टअप होगा आपके अंदर, ठीक। जैसे मैंने कहा जी उल्लू स्तनधारी सरीसृप, ठीक है, तो ये क्या है, तीनों आपस में एक दूसरे को रिलेट कर रहा है? नहीं। स्टेशनरी पेन पेंसिल, अगर मैं इसके लिए बात करूं दोस्तों तो ये स्टेशनरी है, तो स्टेशनरी के अंदर सारे के सारे पेन आ जाएंगे, सारे के सारे पेंसिल आ जाएंगे, लेकिन पेन और पेंसिल दोनों अलग है ना। तो हमको ये वाले वेन डायग्राम के हिसाब से बताना था करेक्ट आंसर, ठीक है ना। तो ए नहीं हो सकता, बी नहीं हो सकता, अगर आप डी की तरफ जाएंगे तो डी भी नहीं होगा दोस्तों, ठीक है ना, डी भी हमारा नहीं होगा। आप ऐसे यहां पे रिलेट करके देखिए ना, नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल, वेन आरेख का चयन करें जो वर्गों के दिए गए समूह का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। मतलब आपको बेसिकली ना मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर की तरफ जाना होता है। कई बार ऐसा लगता है कि जैसे आपको यहां पे लगेगा, कुछ लोगों को लगेगा दोस्तों, ये देखो यहां पे प्रीवियस सवाल, यहां मां इंजीनियर महिलाएं, ऐसे भी तो यहां हो सकता है, ऐसे थोड़ा सा लगेगा आपको, लेकिन हमने कहा मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन की तरफ जाएंगे। मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन मतलब सबसे ज्यादा फिट कौन बैठेगा, ठीक है, तो डॉक्टर पिता भाई, ऐसा है, ठीक है ना। और यहां पे तो साफ साफ बोल दिया है दोस्तों, देखो यहां पे साफ साफ बोल दिया है कि दिए गए समूह का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है, मतलब मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन की तरफ जाना है, यही बात है। तो हमने कहा जी, हमने कहा इसका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन सी होना चाहिए। आप भी जरा सोच के देखिएगा, अगर मैं कहता हूं कि ये जो बड़ा वाला सर्कल है ये प्राचार्य को बता रहा है, प्रिंसिपल, ठीक है, तो प्राचार्य पुरुष भी हो सकते हैं क्या, इसलिए कुछ पुरुष प्राचार्य वाले घर में जाके बैठ रहे हैं। हमने कहा जी प्राचार्य महिलाएं भी तो हो सकते हैं, तो कुछ महिलाएं प्राचार्य के घर में जाके बैठ रहा है, ऐसा है ये, ठीक है, बढ़िया। तो यहाँ पे लड़का लड़की दूल्हा, क्या यहाँ पे बिठा सकते हो आप, बिठा के देखो, यहाँ दूल्हा को बीच में बिठाना, तो भाई दूल्हा तो लड़का ही हो सकता है ना, लड़की थोड़ी ना दूल्हा होगा, उसको दुल्हन बोला जाता है आई थिंक, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए अगला सवाल दिया गया वेन आरेख निम्नलिखित में से किस समूह का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधित्व करता है, मतलब मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन की तरफ चलना है, जो करेक्ट होगा। हमारे वेन डायग्राम के हिसाब से बात करें दोस्तों, ठीक है, तो यहां पे रिलेशन देखना है। जैसे कि मैंने कहा जी ये बड़ा वाला सर्कल वर्ष को बता रहा है, ठीक है, तो हमने कहा ये महीना को बताएगा, महीना से मिलकर वर्ष बनेगा, और सप्ताह से मिलकर क्या बनेगा दोस्तों, महीना बनेगा। तो इस तरह से भी आप रिलेट कर सकते थे, ठीक है, ऐसे। तो ये जो वेन डायग्राम है ये कौन से समूह के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधित्व कर रहा है, ऑप्शन बी वाले समूह के लिए। आप यहां भी सोच के देखिएगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, बिल्कुल ये गलत साबित होगा दोस्तों, ठीक है। तो हमने कहा जी अगला चैप्टर हमारा सिलोजिज्म होगा, उसमें ये जो रिलेशन टाइप का हम वेन डायग्राम स्टडी कर रहे हैं ना अभी, ठीक है, जितने भी अभी मैं सवाल करा रहा हूं ये रिलेशन टाइप का वेन डायग्राम है, ठीक। तो यही आप लॉजिक इस्तेमाल करेंगे सिलोजिज्म जैसे सवालों को सॉल्व करने के लिए। करेक्ट। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संयोजन, ये वाला, ठीक है, नीचे दिए गए वेन आरेख का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है, नहीं। तो चलिए भाई दिमाग लगाएंगे, वीडियो पॉज कर लीजिएगा आप और देखेंगे आपका आंसर क्या आ रहा है।
मैंने कहा जी इस सवाल का आंसर आप इस डायग्राम के हिसाब से अगर आप रिलेट करने जाएंगे तो ऑप्शन सी होना चाहिए दोस्तों। कैसे? हमने कहा कि क्या बेटियां बहनें हो सकते हैं? हाँ भाई हो सकते हैं, ठीक है। और ये बेटियां और बहनें दोनों मादा के कैटेगरी में आएंगे क्या बताइए? मादा का मतलब फीमेल, ठीक है जी, फीमेल के कैटेगरी में आएंगे। चाहे हम बेटियां की बात करें डॉटर, ठीक है, चाहे हम बहने की बात करें सिस्टर, तो डॉटर सिस्टर हो सकते हैं, सिस्टर डॉटर हो सकते हैं, ठीक है ना। और ये दोनों किसके अंदर समाहित होंगे? फीमेल के अंदर, क्योंकि फीमेल कैटेगरी में है। ऐसे आपको सोचना था, यहां पे ऐसे आपको सोचना था। अगर कोई ये सोचता है पिता डॉक्टर पुरुष, ठीक है ना, तो एक बड़ा सर्कल है हमारे पास, एक बड़ा सर्कल है, ध्यान रखिएगा। और उस बड़े सर्कल के अंदर दो लोग ऐसे आएंगे जो एक दूसरे को रिलेट होना चाहिए। तो मैं अगर पिता कहूं तो बिल्कुल ये पुरुष की कैटेगरी में आएगा, तो ये पुरुष हो गया और ये हो गया पिता। लेकिन ये जो डॉक्टर है ये तो पुरुष भी हो सकता है, महिला भी हो सकता है, हाँ कि ना। डॉक्टर है ये पुरुष भी हो सकता है, महिला भी हो सकता है। तो अगर मैं इस तरह से इसको बोलता हूं डॉक्टर, नहीं, इसको बोलता हूं पिता और इसको बोलता हूं पुरुष, तो ऐसा बोलना गलत होगा कि नहीं होगा बताइए? तो आप बोलेंगे डॉक्टर पिता हो सकता है, हाँ, कब? जब ये पुरुष होगा तब। लेकिन डॉक्टर महिला भी तो हो सकता है ना। तो अगर महिला हो गया तो भाई साहब ये ऐसे आ जाएगा, मतलब कुछ डॉक्टर पुरुष है तो कुछ डॉक्टर महिला, ऐसे करके। लेकिन हमारा डायग्राम के हिसाब से आंसर करना था ना दोस्त। इज दैट क्लियर? अग्री करेंगे? तो ऐसे आपको सारे ऑप्शंस को एनालिसिस करते हुए है ना, प्रैक्टिस करते चलना है दोस्तों। हमने कहा जी माताओं बहनों भाइयों, कैसे बन जाएगा भाई ऐसे रिलेशन? ठीक है, कैसे बन जाएगा आप समझिए। ये जो बड़ा वाला सर्कल है ये एक आपका मेल कैटेगरी होंगे या फीमेल कैटेगरी, तो इसके अंदर जो भी आएंगे वो उसी कैटेगरी के होंगे, ऐसा है, ठीक है। 100 बात की एक बात। तो यहां पे ना तो ऑप्शन ए मैच कर रहा है, ना बी, ना फिर डी, सी फॉर चाइना, ठीक है, ओनली सी विल बी करेक्ट। चलिए, हमने कहा जी वर्गों के उस समुच्चय का चयन करना है, ठीक है, जिसके बीच का संबंध निम्नलिखित वेन आरेख द्वारा सर्वोत्तम रूप से दर्शाया गया हो, मतलब मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन की तरफ जाना है, ठीक। तो इस डायग्राम को आपको देखकर समझ में आ जाएगा कि जैसे हम लोगों ने भाई भतीजा चाचा, मतलब तीनों के तीनों एक दूसरे को रिलेट करना चाहिए, ऐसा वाला डायग्राम है क्या ये? हाँ जी। हमने कहा ऐसा डायग्राम क्या हो सकता है, जैसे कि मैंने कहा जी ये आर्किटेक्ट्स लड़के लड़कियां, तो अगर एक बड़ा सा सर्कल लूं जिसमें लिखा मैंने आर्किटेक्ट्स, 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 ठीक है, तो आर्किटेक्ट्स जस्ट लाइक इंजीनियर्स, ऐसा आप समझिए, ठीक है ना। तो मैंने कहा ये लड़के भी हो सकते हैं, लड़कियां भी हो सकते हैं, ऐसे ही बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? ठीक है, आर्किटेक्ट्स लड़के भी हो सकते हैं, लड़कियां भी हो सकते हैं, तो आर्किटेक्ट्स के अंदर दोनों आ जाएंगे। लेकिन हमारा जो वेन डायग्राम है इस हिसाब से आपको सोचना रहेगा दोस्तों। हमने कहा जी इंजन कार पौधे, क्या ये तीनों एक दूसरे से रिलेट हो रहा है? नहीं, नहीं हो रहा है ना, पौधे तो फिर बहुत अलग हो गया ना भाई, ठीक है। हमने कहा जी इलायची मेथी मसाले, तो मैंने कहा ये मसाला है, ये मसाला है, और मसाला के अंदर इलायची हो सकता है, यस, मेथी भी हो सकता है, लेकिन इलायची और मेथी दोनों अलग अलग है, इसलिए हमने इसको अलग अलग रखा ऐसा। लेकिन हमारा डायग्राम के हिसाब से अगर सोचेंगे तो उस तरीके से आपको जवाब देनी है दोस्तों। तो मैंने कहा जी इंजन कार पौधे नहीं हो सकता, इलायची मेथी मसाले नहीं हो सकता, आर्किटेक्ट्स लड़के लड़कियां नहीं हो सकता, ठीक है। तो एक ही ऑप्शन तो बच गया। हमने कहा वकील माँ बहनें, ठीक, अगर मैं कहता हूं ये वकील है, ये माँ है, ये बहनें हैं, मतलब क्या समझे? कोई वकील, ठीक, किसी की मां हो सकती है, यस, बहन भी हो सकती है, कोई बहन है वो वकील भी हो सकते हैं, मां भी हो सकते हैं, ठीक है, ऐसा। तो इस तरह से अगर मैं कहूं तो तीनों आपस में रिलेट हो रहा है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों, ठीक। तो आज हम लोगों ने जितना भी ये सब सवाल किए हैं दोस्तों, जितना भी ये सवाल किए हैं ये रिलेशन कैटेगरी वाला सवाल है, ठीक है ना, रिलेशन कैटेगरी वाला ये सारे के सारे सवाल है, जिसको हमने दो पार्ट में किया, टाइप 1 टाइप 2, ठीक है।
तो इस तरह से आज का हमारा बहुत बेसिक का क्लास है दोस्तों, एकदम बेसिक लेवल का क्लास था ये, ठीक, जिसमें हम लोगों ने फिनिश किया ये रिलेशन वाले सवाल, ठीक है ना। अब परसेंट वाले सवाल देखना है, एनालिसिस वाले सवाल भी देखना है, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं एनालिसिस सवाल कैसे होते हैं, परसेंटेज वाले सवाल कैसे होते हैं, ये भी आपको बताएं आज की इस लेक्चर में। देख सकते हैं रिलेशन वाले सवाल का एग्जांपल दिया और उसके बाद परसेंट वाले सवाल का भी ऐसे एग्जांपल दिया, साथ के साथ एनालिसिस वाले भी ऐसे। तो अगले वाले सेशन में हम फिर से अगले टाइप के सवाल देखेंगे जिसमें एनालिसिस वाले होंगे, ठीक है, परसेंट वाले होंगे इस तरह से, और कुछ हम रिलेशन वाले भी, ऐसे हम सवाल के लेवल को भी बढ़ाते हुए चलेंगे दोस्तों, ठीक। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों में आप शेयर करिएगा इस वीडियो के लिंक को, जिससे कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को कनेक्ट कर सके दोस्तों। और आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है ना, जहां पे सारे क्लासेस का क्लास नोट्स पीडीएफ आपको निःशुल्क अवेलेबल कराया जाता है दोस्तों आफ्टर द क्लास। सो टिल देन थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, टाटा बाय बाय, लव यू और टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।